हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जुड़ चुके हैं फिर से कक्षा 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कक्षा 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर का आज हम लोग थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग का जो पहला प्रश्न है वह है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। हम लोग सबसे जो पहला प्रश्न पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। और उत्तर है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, जब कोई पदार्थ या तो कोई एक पदार्थ ले या तो स्वयं से क्रिया कर ले या तो वह किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर ले, किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, भिन्न का मतलब होता है अलग, भिन्न का मतलब होता है अलग, मतलब कहने का कि जो पुराना पदार्थ था और जो नया पदार्थ बना उसका जो दोनों का गुण होगा वह भिन्न होना चाहिए। तो भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग इसके जैसे को देख लेते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वह है H2 प्लस Cl2। H2 मतलब हाइड्रोजन और Cl2 मतलब क्लोरीन गैस। जब यह दोनों आपस में मिलता है तो 2HCl का निर्माण करता है जो कि एक नया पदार्थ है। और अगला जैसे है कि Mg प्लस 2HCl, यह दोनों पदार्थ आपस में मिलकर MgCl2 प्लस H2 का निर्माण करता है। यह हम लोगों ने इस चैप्टर का पहला प्रश्न का उत्तर जाना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो अगला प्रश्न है वह है, इस चैप्टर का जो अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और अब की बार जो अगला प्रश्न है वह है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण का मतलब है कि जब हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया इससे पहले पढ़े, जब उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संकेतों, चिन्हों एवं सूत्रों की सहायता से लिखते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि H2 प्लस Cl2, H2 का मतलब है हाइड्रोजन, Cl2 का मतलब है क्लोरीन, और जब दोनों मिलता है तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। यहाँ पर आप H2 जो लिखा गया है यह हाइड्रोजन का संकेत होता है, और जो यह Cl2 है वह क्लोरीन का संकेत होता है। अगर हम लोग यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे और क्लोरीन लिखेंगे तो वह होगा रासायनिक अभिक्रिया। और जब उसी अभिक्रिया को हम लोग H2 और Cl2 के रूप में लिखेंगे और जब 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होगा तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। जो रासायनिक समीकरण होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। जो हम लोगों का संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जब संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। कहने का मतलब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसको दो पक्ष में लिखा जाता है। एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष। और जो तत्व दाएं पक्ष में रहता है वही तत्व बाएं पक्ष में भी रहता है। जब दोनों बगल जितना भी तत्व होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है Mg मतलब मैग्नीशियम, इस साइड मैग्नीशियम की संख्या 1 है और इस साइड आने पर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का जो तत्व की परमाणु की संख्या है वह दाएं और बाएं और बिल्कुल बराबर है।
और अगला आप देख सकते हैं कि जैसे है H मतलब हाइड्रोजन, इस साइड दो हाइड्रोजन है, और आप इधर भी देख सकते हैं H2 मतलब इस साइड भी दो हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन भी आपस में संतुलित है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि है Cl, और Cl जो यहाँ पर 2 दिख रहा है वह दोनों से गुना होता है, इसलिए Cl की संख्या इस साइड है 2, और इस साइड में आप देखते हैं Cl2, तो Cl2 इधर भी है और Cl2 इधर भी है। इसका मतलब Cl का भी जो परमाणु संख्या है वह दोनों साइड बराबर होता है। अगर सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या दाएं और बाएं पक्ष बराबर हो तो हम लोग उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2H2 और प्लस O2 मिलके बनता है 2H2O। H2 का मतलब होता है जल, O2 का मतलब ऑक्सीजन, और दोनों जब आपस में मिलता है तो बनाता है जल। तो H2 जो है वह 2 और जो नीचे में 2 रहता है वह दोनों आपस में गुना हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग अणु और इसको कहते हैं हम लोग परमाणु। तो अणु और परमाणु आपस में गुना हो जाता है, तो आप दोनों इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4। इसका मतलब हमको पता चला कि दाएं पक्ष जो है वह हाइड्रोजन की जो परमाणु की संख्या वह है 4, और जब आप इस साइड आएंगे तो यहाँ भी है अणु और इसमें भी लगा हुआ है 2 परमाणु, तो 2 गुना ये हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन 4 इधर भी है और इधर भी, इसका मतलब कि दोनों के परमाणुओं की जो संख्या हाइड्रोजन की वह बराबर है, इसीलिए हम इसको संतुलित कहेंगे। और देख सकते हैं आप इधर है O2, 2 है O, और यहाँ भी आपको बताया था इससे पहले इस समीकरण यह दोनों से गुना होता है, तो यह जो 2 है यह O से भी, H से भी गुना है, O से भी गुना है, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन इस साइड है और 2 ऑक्सीजन इस साइड है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण। और हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं जो समीकरण होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। तो हम लोगों ने पढ़ा संतुलित। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इसका जो अगला प्रश्न है वह है कि अगला प्रश्न है असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा 2 प्रकार का होता है रासायनिक समीकरण, तो एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। अगर दोनों साइड तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो तो हम लोग उसे कहते हैं संतुलित। अगर दोनों साइड या दोनों पक्ष तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो तो उसे कहेंगे हम लोग असंतुलित। चलिए पढ़ते हैं, इसी में देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो। कहने का जब संतुलित का बात हो तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए, और जब असंतुलित का बात हो तो दोनों दाएं और बाएं पक्ष तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर जब नहीं हो तो हम लोग उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे आप देख पा रहे हैं इस साइड आपको जैसे में दिख रहा है H2 मतलब H हो गया, 2 परमाणु इधर है, और आप इधर देख सकते हैं H है, इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है आपस में बराबर नहीं है। और आप आगे देख सकते हैं इधर है Cl2 मतलब Cl क्लोरीन 2 है, और इधर Cl सिंगल है, इसका मतलब यह जो है तत्व की परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, द्रव्यमान को हम तो न बना सकते हैं और न ही उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका अंत होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा किसी परमाणु, किसी तत्व या किसी सूत्रों के साथ या किसी पदार्थ के साथ, तो वहां पर द्रव्यमान का न तो हम निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका हम लोग विनाश कर सकते हैं। कहने का मतलब वह हमेशा नियम का पालन करता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, देखिए जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें 2 तरह के, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें 2 प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिकारक आपस में क्रिया करके जो नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो जब अभिकारक और उत्पाद के
उत्पाद का द्रव्यमान बराबर हो तो इसे ही हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे आप पढ़ सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, कहने मतलब उत्पाद के तरफ जो कुल द्रव्यमान होगा और अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जितना उत्पाद बना और उतना ही अभिकारक होगा, उससे ज्यादा न तो कम होगा और न ही ज्यादा होगा। इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। आखिर हम लोगों ने जो इससे पहले पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो प्रश्न होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण आखिर हम लोग कहते किसको है। तो चलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को आखिर हम संतुलित क्यों करते हैं। रासायनिक जो समीकरण है उसको क्या नहीं संतुलित करेंगे तो नहीं होगा, तो ऐसा नियम नहीं है। हम जब भी रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण करेंगे तो हम लोग उसको संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम लोग संतुलित इसीलिए कहते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो सके। क्योंकि द्रव्यमान अगर हम लोग समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तो द्रव्यमान का जो संख्या होता है वह दोनों साइड बराबर नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। अगर हम लोग उसको संतुलित नहीं करेंगे तो एक साइड द्रव्यमान ज्यादा हो सकता है और एक साइड द्रव्यमान कम हो सकता है। इसीलिए हम लोग को रासायनिक समीक्रिया को संतुलित करना पड़ता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो सके। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन का साधारण सा मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का साधारण सा मतलब होता है जुड़ना। जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से करे या तो दो गो आपस में मिल जाए या तो दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाए, और जब वह मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और उसका गुण भिन्न हो, तो ऐसे पदार्थ, तो इस प्रकार से बने पदार्थ की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है जो है कि है CO2। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न नंबर 8 है वह है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जो यह संयोजन का ही एक विलोम होता है वियोजन, संयोजन का ही एक उल्टा होता है वियोजन। तो हम लोगों ने पढ़ा संयोजन में पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग संयोजन कहते हैं। और जो वियोजन होता है, जब एक पदार्थ, वियोजन होता है कि जब कोई बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब वियोजन अभिक्रिया हम लोग उस अभिक्रिया को कहेंगे जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा और जिसका गुण जो है वह पहले पदार्थ से भिन्न होगा, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस प्रकार परिभाषा में लिखा गया है कि जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जो संयोजन अभिक्रिया है वह है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या जो दोनों अभिक्रिया एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। आप देख सकते हैं CaCO3 एक बड़ा यौगिक है, CaCO3 एक बड़ा यौगिक है जो टूटकर दो यौगिक का निर्माण करता है CaO प्लस CO2। मतलब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो यौगिक का जब निर्माण करता है तो उसे ही हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न नंबर 9 है
वह है कि ऊष्मोक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है वह है ऊष्मोक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो अभिक्रिया को इसमें भी विलोम समझेंगे। एक अभिक्रिया होता है ऊष्मोक्षेपी और एक होता है ऊष्मोशोषी। तो ऊष्मोक्षेपी और ऊष्मोशोषी जो है यह दोनों अभिक्रिया एक दूसरे का विलोम होता है। एक में ऊष्मा का अवशोषण होता है और एक में ऊष्मा बाहर निकलता है। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं ऊष्मोक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्मोक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मोक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादन का तो निर्माण होता ही है लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मोक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं H2H2 प्लस O2 यह दोनों पदार्थ मिला और इधर बनाया 2H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और निर्माण किया जल का। तो यहाँ पर जल का जो निर्माण हुआ यह तो एक उत्पाद हो गया, उत्पाद का निर्माण हुआ, लेकिन इसके साथ साथ आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ऊष्मा का भी निर्माण है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण हो उसे हम लोग ऊष्मोक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो हम लोगों का अगला प्रश्न है वह है ऊष्मोशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वह है ऊष्मोशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मोशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस पदार्थ में जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण का मतलब हुआ अपनी ओर खींचना और उत्सर्जन का मतलब हुआ अपना से बाहर निकालना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलेगा तो उसे हम लोग ऊष्मोक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा को क्रिया अपनी ओर खींचता है, उसको हम लोग कहेंगे अवशोषण। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग ऊष्मोशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं C प्लस H2O प्लस H2O दोनों आपस में मिला तो CO प्लस H2 बना और इसमें से ऊर्जा का जितना था वह घट गया। जितना मतलब ऊर्जा होना चाहिए वह ऊर्जा जब माइनस हो जाता है इसका मतलब ऊष्मा का अवशोषण हुआ। और जब यहाँ प्लस में ऊष्मा निकलेगा तब उसको कहेंगे ऊष्मा का निर्माण हुआ और यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हुआ। जैसे देखते हैं N2 प्लस O2 आपस में मिला तो 2NO प्लस H2 यौगिक का निर्माण किया और यहाँ पर इसमें से माइनस ऊष्मा हो गया, मतलब ऊष्मा जितना होना चाहिए उतना में से घट गया। तो इसे ही हम लोग कहते हैं ऊष्मोशोषी अभिक्रिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके उत्तर को। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील कहने का मतलब जो अपने आप में दूसरे से मजबूत हो, जो अपने आप में दूसरे तत्व से मजबूत हो उसी को हम लोग कहते हैं अधिक क्रियाशील तत्व। कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर या अधिक क्रियाशील मतलब अधिक पावर वाला तत्व कम पावर वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसके यौगिक से विस्थापित उसको हटा देता है, हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या कहलाता है। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले उसे हम लोग कहेंगे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं Fe प्लस CuSO4 और जो अभिक्रिया के बाद बना FeSO4 प्लस Cu। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि Fe जो है वह अकेले एक साइड में है और यहाँ पर देख पा रहे हैं CuSO4 जो है इसके साथ मिला हुआ है। तो यह जो Fe है वह Cu से ज्यादा पावरफुल तत्व है, यह जो Fe है वह Cu से ज्यादा ताकतवर तत्व है, इसलिए यह Fe इस Cu को हटाकर यहाँ बगल में दे देता है और जहां पर यह Cu था यहाँ पर देखिए आपको Cu होना चाहिए लेकिन इसके जगह पर चला है Fe। मतलब यह Fe अपना कमजोर तत्व को Cu को हटाता है उसके स्थान पर ग्रहण करता है। तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे हम लोग कहेंगे एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं Cu प्लस 2AgNO3 और अभिक्रिया करने के बाद CuNO3 का होल 2 प्लस 2Ag। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं जो Cu है वह Ag से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए जो Cu है यह Ag को यहाँ से हटाकर साइड में कर
लेता है और Ag का स्थान ग्रहण कर लेता है। तो जब कोई तत्व अपने अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो इसे हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वह है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि विस्थापन तो होना चाहिए लेकिन वह 2 बार होना चाहिए। एकल विस्थापन में वह एक बार विस्थापित करता है, कोई तत्व एक तत्व को एक बार विस्थापित कर, लेकिन द्विविस्थापन में एक बार किसी तत्व को विस्थापित करता है फिर दूसरा तत्व भी उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन। जैसे आप लोग परिभाषा पढ़िए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है। मतलब जो 2 यौगिक होगा दोनों के आयन अपने आयनों का आदान प्रदान, मतलब 2 यौगिक अपने आयन का आदान प्रदान करेगा। इसका जो एक आयन का तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाएगा और दूसरे तत्व का आयन पहले तत्व के साथ जुड़ जाएगा। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन संपन्न हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग जैसा देख पा रहे हैं XY प्लस AB, तो जो अभिक्रिया करने के बाद XB प्लस AY, यह आपको उदाहरण के लिए समझाया गया था। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक यौगिक है XY और एक यौगिक है AB, तो जो XY यौगिक है उसमें से X को हटा दिया गया है और वहां पर A स्थान ग्रहण कर लिया है, और जो यहाँ AB तत्व है यह A को हटा दिया है और उसके जगह पर X चलाया है। इसका मतलब है कि जो दोनों 2 यौगिक आपस में तत्व का अदला बदली करता है या आयन का अदला बदली करके एक नए तत्व का निर्माण करता है। जैसे देखो NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया करता है AgCl प्लस NaNO3। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं NaCl जो है यह Na को हटाकर यह Ag इसका स्थान ग्रहण कर लेता है Na का, और यह जो Na है वह Ag का स्थान, जैसे AgCl यहाँ था NaCl और यहाँ पर यह AgCl, यहाँ था AgNO3 यहाँ पर यह NaNO3, और जो दूसरा है BaCl2 प्लस Na2SO4 क्रिया करने के बाद BaSO4 प्लस 2 NaCl। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ BaCl2 है तो यहाँ पर BaSO4 हो गया, Na2SO4 है तो यहाँ पर 2 NaCl हो गया। तो यह हुआ इस प्रश्न का उत्तर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है अगला जो प्रश्न है वह उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जो देखिए उपचयन रासायनिक अभिक्रिया जो है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन का त्याग करता है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का साधारण सा परिभाषा होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग हो। योग का मतलब जुड़ना और वियोग का मतलब हटना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता हो और हाइड्रोजन हटता हो उसे हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जैसे यहाँ देखिए C प्लस O2, यहाँ देखिए C है और O2 है, दोनों आपस में जुट गया, ऑक्सीजन जैसे जुट गया इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ देखिए S प्लस O2, तो मतलब O2 जैसे ही S के साथ जुटा इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया।